Good morning, students. On yesterday, we have finished P block element, especially from nitrogen family, oxygen family, halogen family, and at last we have finished inert gases. Today we will study about D and F block elements, but I will teach you up to लिटिल बिट ना, मतलब थोड़ा सा स्लाइड पढ़ाऊंगा, ज़्यादा डीप में तो जाऊंगा ही, ठीक है, कोई छूटने नहीं दूंगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नंबर ऑफ स्लाइड्स नहीं खींच पाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। ये आपका पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। डी ब्लॉक एलिमेंट देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में 1A और 2A हो गया। इधर पी ब्लॉक एलिमेंट में 3A 4A 5A 6A 7A यानी 17 तक गया, 18 इनर्ट गैसेज हो गया, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को देख रहे हैं, ये आपका स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक ना। इसमें जितने भी सीरीज हैं आपका, ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5, 6 सभी सीरीज आ गया इसमें। साथ साथ हम लोग का एफ ब्लॉक एलिमेंट है जो कि बेस पर रखा हुआ है ना। इट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल ना, एज द पीरियोडिक टेबल इज नॉट 3 डायमेंशनल एंड इन व्हिच इट कैन नॉट बी फिटेड, दैट इज व्हाई दीज आर केप्ट ऑन द बेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और एज यू आर सीइंग दिस पीरियोडिक टेबल, दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर केप्ट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एंड इन साइंस द वर्ड for intermediate we use transition word, that is why D block elements are regarded as transition elements. अब डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट देख रहे हैं, इसमें आपका 4 सीरीज है। स्कैंडियम का है, टर्बियम से कैडमियम तक है, फिर लेंथेनम से हैफनियम और टीए से लेकर एचजी तक है, फिर उसी तरह से एक्टिनियम से लेकर के आपका इधर तक दिया हुआ है। लास्ट में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी है। पीरियोडिक टेबल शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, कल से मैं अपने जस्ट पीछे लगा दूंगा, पीरियोडिक टेबल ओरिजिनल भी आपको दिखाई देता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट ना आर केप्ट इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, जिसमें 4 सीरीज होगी आपका, चारों सीरीज आप देख रहे हैं। आइए अब हम लोग इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। These are located in between S and P block element, that is why these are known as transition element. Now, it occurs in the 4th and subsequent period of the periodic table, ठीक है। ये 4th पीरियड से आपका स्टार्ट हो जाता है ना। 4th पीरियड में आपका पोटासियम आता है, कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम से जिंक तक स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से आपका 5th पीरियड में स्ट्रॉन्टियम, एटर्बियम, रुबिडियम, स्ट्रॉन्टियम आता है, फिर एटर्बियम, जिरकोनियम से होते हुए कैडमियम तक चला गया है, ठीक है। मतलब कि आपका 4th पीरियड से लेकर के सब्सिक्वेंट पीरियड में आपका पीरियोडिक टेबल में ये प्रेजेंट रहता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। आइए सब्सिक्वेंट क्या आता है पीरियड? सब्सिक्वेंट जस्ट उसके बाद वाला 4th पीरियड हो गया, 5th 6th 7 ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एलिमेंट्स दैट कंटेन एन इनकम्प्लीट डी सबशेल। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए देखो कंडीशन है, कहते किसको है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो तो हो गया, डेफिनेशन हो गया एज पर द मतलब लिटरेचर कि दीज आर केप्ट इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, बट इट शुड कंटेन्स एट लीस्ट 1 इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल। मतलब कि उसका डी सबशेल जो होगा आइदर इन ground state or at least one of the oxidation state of their compound should contain at least 1 unpaired electron, then such type of substances will be known as transition element। तभी हम लोग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कहेंगे ना। डिफिनेशन पर फिर से ध्यान दीजिए, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि कम से कम चाहे तो वह ग्राउंड स्टेट में या किसी भी अपने कंपाउंड के किसी भी सॉल्ट में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तब तो वह ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। चलिए ये आपका कंडीशन है, उसके लिए इसको याद रखना है हमेशा। आइए इस
चार्ट को आप देखिए, ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी में यहाँ पर दिखलाने की कोशिश किया हूँ। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। स्कैंडियम में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 1 है। टिटेनियम में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। वैनेडियम में हो गया आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। क्रोमियम में हो गया आपका कितना 6। मैंगनीज में आपका फिर घट गया 5 हो गया। आयरन में फिर आपका और घट गया 4 हो गया। कोबाल्ट में 3 हो गया। निकेल में 2 हो गया, ठीक है। कॉपर में 1 हो गया, ठीक है। जिंक में 0 हो गया। तो जिंक में यहाँ पर आपका 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आइदर इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ द इट्स कंपाउंड ना, it always contains zero number of unpaired electron. Can you say that whether the zinc is a transition element or not? Yes, sir. No, it is not a, zinc is not a transition element. Why so? Because as you are seeing at the screen, it contains no unpaired electron. And in definition, I have taught you the transition element should contain at least one unpaired electron in d subshell. But in the case of the zinc, there is 0 number of unpaired electron, whether it is in ground state or in any of the compound of the zinc. That is why the zinc is regarded as not a transition element, although these are kept in the d block element as their last electron enter in the subshell. Therefore these are named with a special name, that name is pseudo transition element. इसीलिए इसको हम लोग pseudo transition element कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। देखिए आपका 4 सीरीज है, किसमें डी ब्लॉक में। स्कैंडियम वाला सीरीज फर्स्ट सीरीज कहलाता है या 3D सीरीज कहलाता है। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और जिंक पर जाकर के आपको खत्म होगा, ठीक है। दूसरा सीरीज आपके सामने है एटरबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टाइलम, रुथियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम पर जाकर के ये आपका खत्म होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका 3D सीरीज है, ये नेक्स्ट सीरीज है जिसको 3D सीरीज कहते हैं या 5D सीरीज कहेंगे आपको। थर्ड सीरीज कहेंगे या 5D सीरीज कहेंगे। देखो यहाँ पर 5D सीरीज है, थर्ड सीरीज 5D सीरीज दोनों एक ही चीज है। या लेंथेनम से स्टार्ट होता है, बीच में गैप आ जाता है, हैफनियम आ जाता है, फिर TA से स्टार्ट होते हुए जाकर मरकरी पर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से आप फोर्थ सीरीज देख लीजिए जिसको हम लोग 6D सीरीज कहते हैं। एक्टेनियम के बाद सीधे RF आता है, इसके बाद DB आता है, इसके बाद सीधे आपको उधर बढ़ता चला जाता है फोर्थ सीरीज, जो कि इनकम्प्लीट है। 112 है, UUB है, वो आपके सामने है, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। Which of the D block elements may not be regarded as transition element? जवाब दीजिए। ग्रुप 12 यानी 2B ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी ना, ये आपका डी ब्लॉक ये क्या ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करते हैं ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी। बिल्कुल सही आंसर था। दूसरा है व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। इनकम्प्लीट सबसेल। हाँ बाबू बोलो। KS ब्लॉक से मेटल का ब्रिज बनाता है। मेटल का फ्रिज बना लेता है। देखिए बेटा इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर सर दिए। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही। It does not contain any unpaired electron in ground state or in any of its oxidation state. That is why zinc, cadmium और mercury are not regarded as the transition element ना, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सब रीजनिंग है बेटा, सब क्वेश्चन पूछता है। आइए because they do not have vacant orbitals neither in atomic state nor in any stable oxidation state. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाई स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट।
स्कैंडियम आपका इन है, स्कैंडियम एक अनपेयर्ड 3D1 4s2 होता है। हाँ बोलिए बेटा। डी ग्राउंड स्टेट में डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल इसलिए वो सही, ट्रांजिशन एलिमेंट है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। स्कैंडियम के मतलब ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए वह आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन जिंक के पास आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट इज व्हाई स्कैंडियम इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट द जिंक इज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और सामने क्या आंसर है आपका, बिल्कुल सही जवाब था आपका। स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन बिकॉज इट हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, बट जिंक हैव फुल D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state। चलिए कुछ क्वेश्चंस और है वो आप देखिए। कॉपर एटम हैज completely filled d orbital 3d10 in its ground state, yet it is regarded as transition element। Why? हाँ जी बोलिए। कॉपर में देखिएगा 3d10 आता है, ठीक है 3d10 आता है, तो इसको तो ये क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ नहीं, ठीक है, तो फिर भी इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? हाँ बेटा बोलिए। 4s में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? किस में? 4s में, लेकिन हम तो 4s में ठीक है बेटा, लेकिन हम तो डिफिनेशन में बोले थे कि डी ऑर्बिटल में वैकेंट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। डेफिनेशन में ही ना था कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डी ऑर्बिटल में ना। देखिए इसका आंसर ऐसे देना है, कॉपर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है आपका, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में Cu+2, तो डी में ऑटोमेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा इसका, ठीक है। डी में जब ऑटोमेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, हाँ, तो 3d9 हो जाएगा, वह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा ये आपका कॉपर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, कॉपर यानी 29 कैन एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फेदर इट विल हैव इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स ना, हेंस इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, एट इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर भी इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं ना? चलिए इसका आंसर सेम रीजन। सेम रीजन आपका 4s आपका इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए आप, 4d10 5s1 है, 4d10 5s1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4d10 5s1 सिल्वर में है। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इन 4d10 एंड 5s1, तो 5s1 है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, तो s ऑर्बिटल का काउंट हम करेंगे नहीं, फिर भी इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? वही सर सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में करेगा। बिल्कुल सही, सिल्वर जो है से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1 और +2। अगर यह +1 में जाएगा तब तो ठीक है, 4d10 हो रहा है, लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4d9 हो जाएगा, और 4d9 होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है से वहां पर बन जाएगा, और बन जाएगा तो फिर यह क्या हो गया आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए कहला गया। चलिए ठीक है, ये आंसर आपके सामने है, जो हम लोग डिस्कस किए वही है। व्हाई द वेरी नेम ट्रांजिशन गिवन टू द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, तो पहले ही हम लोग इसको डिस्कस कर चुके, चूंकि यह एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा हुआ है, इसीलिए वर्ड ट्रांजिशन इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ना, और इसके कैरेक्टरिस्टिक से एक ना एक क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन जनरली पूछे जाने का चांसेस जो होता है 80% होता है,
ना। रीजनिंग क्वेश्चन आपका इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से पूछे जाने का 90% चांसेज होता है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी स्लाइटली विथ एटॉमिक नंबर अक्रॉस द सीरीज। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी की हम लोग बात देखें, बहुत स्लाइटली वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में एज द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। ठीक है। नेक्स्ट है हायर एमपी एंड बीपी डेंसिटी हार्डनेस देन एस ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द सेम पीरियड। एक ही पीरियड में है तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, एस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इनका एमपी भी हायर होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, हायर डेंसिटी भी होता है, हार्डनेस भी ज़्यादा होता है। ठीक है। ठीक, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे रीजनिंग भी कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी लाइक मैलिएबिलिटी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए कोशिश करूंगा कि कैसे 11th में हम लोग पढ़े थे। ठीक है। और कैसे उसको रिकॉल करेंगे ना। तो मेटल में हम लोग देखे थे बेटा, देखिए मेटल के फुल फॉर्म में आ जाइए आप। तो ME हो गया, TALS, इन हो गया मेटल्स। M स्टैंड फॉर मैलिएबिलिटी, ऑल मेटल्स आर मैलिएबल। ठीक है। M के बाद हो गया मेल्टिंग पॉइंट, सभी मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। ठीक है। इसके बाद अल्फाबेट आ गया E आपका, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। E स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी, ऑल मेटल्स आर इलास्टिक इन नेचर। इसके बाद कौन सा अल्फाबेट आ गया आपका T, T स्टैंड फॉर टेनासिटी या टेंसाइल, टेंसाइल मीन्स डक्टाइल दैट कैन बी ड्रन इनटू द वायर। तो मेटल्स जितने भी है सभी के सभी टेंसाइल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। टी के बाद आ गया आपका A stands for alloy, metals have tendency to form क्या कहा जाता है, एलवाई। व्हाई सो, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट एमंग देमसेल्फ। ठीक है। और स्पेशली डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं आपको एलवाई फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी होती है। क्यों होती है? बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सेम साइज विच कैन रिप्लेस टू ईच अदर टू फॉर्म एलवाई। ठीक है। नेक्स्ट था आपका लस्चरस प्रॉपर्टी, एल स्टैंड्स फॉर लस्चरस। और एस के बाद हो गया सोनर, एल के बाद हो गया एस, एस से होता है सोनोरस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड, सॉलिड होते हैं इससे। सोनरस होता है ये, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो ये आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां पर प्रॉपर्टी इसी से आपका निकल जाएगा, मेटल का फुल फॉर्म से हो जाएगा, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अभी जस्ट किया मैं, पहले भी आप 11th में हम लोग आपको पढ़ा चुका हूं मैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल्स आपका डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो रीजन पूछता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि ये NS इलेक्ट्रॉन और N-1D ऑर्बिटल्स ना दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। NS and N-1D ऑर्बिटल बोथ टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका रीजनिंग है, और रीजनिंग आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग से पूछता है। और एक दो कंपाउंड है आपको, पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट ना, दोनों के प्रिपरेशन या प्रॉपर्टीज दोनों में से किसी न कोई एक को बोर्ड में आना ही आना है, नहीं आने का चांसेस सिर्फ 0% है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड ना, एक डी ब्लॉक के एलिमेंट खासकर वैसे कंपाउंड जिनका ऑक्सीडेशन किसी न किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वे कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर्ड कंपाउंड। तो आंसर आपका हो जाएगा ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। और डीडी ट्रांजिशन के बारे में हल्का समय आपको 11th में आइडिया दिया हूँ। फिर एक और चैप्टर आपका 12th में है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्बिनेशन कंपाउंड, जिसमें आपको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम लोग उसका स्टडी करेंगे कि डी ट्रांजिशन होता क्या है। एक्चुअली एक ही एलिमेंट के डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं दो पार्ट में, T2G और EG। अगर EG से इलेक्ट्रॉन T2G में चला जाता है या EG से T2G में एंड वाइस वर्सा, तो उसमें होता क्या है कि वो कलर शो करने लगता है ना, और उसमें कलर कंप्लीमेंट्री कलर शो करता है। फिर से एक बार आइडिया आपको कंप्लीमेंट्री कलर रिकॉल कराऊंगा ही। ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कलर का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन करते हैं, आंसर हो जाएगा इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, डी ट्रांजिशन क्या है, जस्ट हल्का सा चर्चा किए कि एक ही एलिमेंट के डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप कर जाते हैं दो पार्ट में, T2G और EG में, जिसमें से एक सेट से दूसरे सेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वेयर इट विल बी नो मोर स्टेबल, इन डूइंग सो इट विल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पाथ एंड they will radiate the energy, and when their wavelength of the energy falls in the range of visible spectrum they will show color ना। तो ये मैं जस्ट अभी आपका चर्चा किया। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया लार्ज होता है, साथ ही साथ हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसके वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। ये आपको जानना जरूरी है ना, रीजनिंग खासकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्किल से देखिए चक्का की तरह घूमते हुए दिखा रहा है, ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, जिसके चलते ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें सीरीज आप देख लीजिए यहाँ से, टिटेनियम से आपका स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम वाला ग्रुप को हम लोग देख रहे हैं। टिटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम तक जाकर के मैक्सिमम हो गया है मेल्टिंग पॉइंट, और क्रोमियम से होने के बाद मैंगनीज जाकर अचानक डिप हो गया है, नीचे डिक्रीज कर गया है। फिर मैंगनीज से आगे की तरफ बढ़िएगा तो आपको यहाँ पर आयरन है, आयरन तक बढ़ेगा। ठीक है, और आयरन, कोबाल्ट, प्लेडियम और निकेल पहुंचते पहुंचते आयरन, कोबाल्ट और निकेल नहीं ना, फेकौनी ना, कैसे याद कीजिएगा, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकौनी क्यों जान जलाती हो, ऐसे करके इसको याद रख लेना है। ठीक है, तो इस ग्रुप के एलिमेंट आपका नाम भी याद हो जाएगा। तो मैंगनीज तक यहाँ फिर डिक्रीज किया है, फिर आयरन तक बढ़ा है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता चला गया, हल्का सा डिक्रीज किया है ओवरऑल, लेकिन डिक्रीज करने का रेट जो होता है वो कम है। ठीक है, डिक्रीज करने का रेट कम है। इसके बाद फिर आपको अचानक यहाँ डिक्रीज कर गया है कॉपर तक डिक्रीज कर गया है, और कॉपर के बाद फिर उधर जिंक आ जाता है। तो ऐसा क्यों है, उसी तरह से यहाँ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। उसी तरह से आप सेकेंड सीरीज में आ जाइए, एटरबियम वाला सीरीज में। तो एटरबियम से वाला में देखिए कि जिरकोनियम से नियोबियम तक बढ़ा है, नियोबियम से फिर आपका मोलिब्डेनम तक बढ़ा है, और मोलिब्डेनम से टेक्टाइलम का अचानक जो है से डिक्रीज कर गया है, फिर आर्यूथेलियम तक गया है, रोडियम होते हुए डिक्रीज करते हुए सिल्वर का आपका बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया है। उसी तरह से हैफनियम ना, आपका नेक्स्ट सीरीज में हैफनियम है, हैफनियम से बढ़ते हुए आप चले गए टेंटैलम में, टेंटैलम, और टेंटैलम से बढ़ते हुए कहाँ चले गए, उल्फरम। उल्फरम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इतना ज़्यादा हाई होता है कि उसको हम लोग क्या कहा जाता है, बल्ब के फिलामेंट बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उल्फरम यानी टंगस्टन, दोनों एक ही चीज़ है। फिर आपका रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी होते हुए आपका सीधे नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, आइए हम लोग 1 by 1 करके इसका रीजनिंग देखते हैं। The high melting point of these metals are attributed to the involvement of greater number of electron from n-1d in addition to the ns electron in the interatomic metallic bond। जब metallic bond का formation होता है तो ns orbital के साथ साथ n-1d orbital भी bond formation में take part करने लगते हैं, metallic bond में करने लगते हैं, जिसके चलते इनका metallic ये melting point जो होता है high होता है। तो क्वेश्चन जो आपका था यह हम लोग शुरू में देखे थे कि एस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाई क्यों हो गया, तो उसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है। तो ऐसा मेटल तो उधर भी एस ब्लॉक में भी था, लेकिन उससे ज़्यादा इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनएस एंड n-1d ऑर्बिटल इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि इंटरएटॉमिक मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, जिसके चलते आपका इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। हायर विल बी द मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटेलिक बॉन्ड, ग्रेटर विल बी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम इंक्रीजेज ना, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, इंक्रीज का साइन दिया हूं अपवर्ड डायरेक्शन का, देखो यहाँ पर
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे हम लोग स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल में बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड, और वह मेटेलिक बॉन्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके चलते मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा और मेल्टिंग पॉइंट आपका स्ट्रांग होगा। सिमिलरली आपका आ जाइए, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज फ्रॉम आयरन टू जिंक। आयरन से जिंक की तरफ जैसे ही बढ़िएगा तो मेल्टिंग पॉइंट वहां डिक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ड्यू टू डिक्रीज ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 to 0। तो जो शुरू में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा था, कहाँ तक? क्रोमियम तक। क्रोमियम में 6 हो गया था ना, इसके बाद मैंगनीज में घट गया था, 5 हो गया था, ठीक है। तो क्रोमियम तक इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला गया, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड बढ़ गया, स्ट्रांग होता चला गया। बट फ्रॉम आयरन टू जिंक डिक्रीजेज बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज ना, 4 to 0 हो जाता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। आइए, the deep in melting point at manganese can be explained on the basis that it has stable half field। हाँ बेटा बोलिए। तो वेनेडियम क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आ रहा है। वेनेडियम का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, और क्रोमियम में क्या होता है? 4s1 3d5 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। क्रोमियम में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करा देते हैं, वो पढ़ाए थे ना 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भूलिए नहीं उसको ना। 4s1 3 हम लोग को देखो क्या कहा जाता है, मेरे सामने पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री लैब का दिखाई दे रहा है, कम हो तो कम उस इंड पर, उस दीवार पर है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अंदाज पर बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, उतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। 4s1 3 नहीं सर, मैंने ये सब वही दिया हुआ है, 3d3 और 4s2 और क्रोमियम का 3d5 और 4s1 है। हाँ 4s1 3d5 हम लोग कर देते हैं, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। 11th में पढ़ाए थे बेटा जी आप लोगों को। यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। ठीक है, तो द डीप इन एमपी दैट मैंगनीज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस that it has a stable half filled configuration। हाँ, लेकिन वही मैंगनीज के केस में आ जाइए तो 4s2 3d5 होता है, मैंगनीज का 25 है ना, तो 4s2 3d5 हो गया, तो एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड हो गया। एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन जो हो गए आसानी से डीलोकलाइज नहीं होंगे। जब आसानी से डीलोकलाइज नहीं होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाएगा, आसानी से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। तो क्या कहा जाता है, जब ओवरलैपिंग ठीक से नहीं होगा तो मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगा। यही वजह है कि मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछिए बेटा जी, जब तक मैं पानी पी लूं। पूछिए क्वेश्चन। चलिए बेटा, तब फिर हो गया, आगे बढ़े फिर। यस सर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, तो इसमें 3 सीरीज का दिखलाया गया है, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज का। तो जैसा जिस तरह से आप देख रहे थे मेल्टिंग पॉइंट में, उसी तरह का ऑलमोस्ट सिमिलर ग्राफ है आपका। ठीक है, कि पहले इंक्रीज किया है और इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर देखिए मैक्सिमम हुआ है, और मैक्सिमम किस केस में हुआ था? आई थिंक कि है आपका ग्राफ, हाँ क्रोमियम में हुआ था, और क्रोमियम से फिर आपका मैंगनीज में अचानक डिक्रीज किया था। ठीक है, माइक आप लोग ऑन है किसी बच्चे का? तो इसमें पहले इंक्रीज किया है, फिर डिक्रीज होकर के मिनिमम पर चला गया, आपका मैंगनीज का मिनिमम हुआ है, उसके बाद टैक्टेनियम का
टेक्नेटियम का हुआ है, फेरिनियम का हुआ है, इस तरह से डिक्रीज किया है हर एक सीरीज में जा करके। ठीक है, आइए इसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मेटल ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन than the corresponding element of the first series. This is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compound ऑफ द हेवी ट्रांजिशन मेटल। तो इसमें ऐसा है कि मेटेलिक बॉन्ड पर भी टोटली डिपेंड करता है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डी ब्लॉक का हाई होता है ना, वजह क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। लेकिन उसमें भी क्वेश्चन अब अलग से कैसे पूछता है, तो उसमें पूछ देगा मेटल ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हैव ग्रेटर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देन द corresponding element of first series। तो ऐसा क्यों है, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द अकाउंटिंग फॉर द occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compound of heavy transition metal। heavy transition metal में आपका मेटेलिक बॉन्ड जो होता है more frequent होता है, ज़्यादा strong हो जाता है। यही वजह है कि आपका सेकेंड और थर्ड सीरीज का heat of atomization अधिक होता है। Now let me explain once again the heat enthalpy of atomization। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए कि heat of enthalpy, ये atomization of enthalpy है क्या, या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है क्या, या हीट ऑफ एटोमाइजेशन है क्या, दोनों एक ही चीज हो गया। हीट ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एनीवन डेफिनेशन बताइए। अनुराग ठाकुर, डेफिनेशन चाहिए मुझे तुमसे। यस सर, चेंज इन एंथैल्पी जब एटम में कन्वर्ट होता है उसके लिए, आयोनाइज होने के लिए। आयोनाइज होने के लिए नहीं, आयोनाइज से पहले वाला स्टेप हो गया, सेपरेशन ऑफ एटम फ्रॉम इट्स मेटालिक बॉन्ड। किसी भी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बिल्कुल, इसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड जिसके वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा। यही वजह कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन इन लोग का अधिक होता है। तो क्वेश्चन मेरा ये था बेटा कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन है क्या, तो किसी भी एक एटम को उसके एलिमेंट से अलग करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं या हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। तो वर्ड तो पहले क्लियर हो गया कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन है क्या, एटम में बदलने की प्रक्रिया में जो एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो उसमें कंज्यूम किसमें ज्यादा होगा, मेटेलिक बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगा। तो चूंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट में आपका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का वजह आप जान रहे हैं, NS और N-1d ऑर्बिटल दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करने लगते हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, तो उस सब फैक्टर को अगर हम लोग देखें तो इसमें हेवी होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से हीट ऑफ एटोमाइजेशन डी ब्लॉक का एलिमेंट का ज्यादा होगा। लेकिन उसमें भी आपका सेकेंड और थर्ड सीरीज की बात करते हैं तो उनका हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है फर्स्ट सीरीज से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऊपर से नीचे आने पर वो हेवी मेटल मिलने लगते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से वो हेवी हो जाते हैं और उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, जिसके चलते सेकेंड और थर्ड सीरीज का हीट ऑफ एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विल बी हायर। आइए एटॉमिक रेडियस अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस में दो आपका फीचर है, टू फीचर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं, एटॉमिक रेडियस आपका क्या होता है, डिक्रीज करता चला जाता है। क्योंकि एस के बाद वाले एस के बाद डी ब्लॉक आता है, ऑब्वियस है कि इनका एटॉमिक रेडियस जो होगा एस ब्लॉक के एलिमेंट से क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो आप जानते हैं ना कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड बट द नंबर ऑफ शेल्स आर रिमेन, ड्यू टू व्हिच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता था, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होता था, डिक्रीज कर जाता था। ठीक है, और दूसरा फैक्टर हो गया द एटॉमिक रेडियस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट डू नॉट शो मच वेरिएशन अक्रॉस द सीरीज। लेकिन एटॉमिक वेरिएशन जो होता है सीरीज में
बहुत ज़्यादा नहीं है, बीच में कांस्टेंट हो जाता है। शुरू में आपका एटॉमिक रेडियस फर्स्ट इंक्रीजेज, देन बिकम्स कांस्टेंट, देन इंक्रीजेज, इस तरह से होता है। फर्स्ट आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। डिक्रीज करने के बाद बीच में क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज कर जाता है आपको कॉपर से जिंक के पास जाने में। ऐसा क्यों होता है, तो दो फैक्टर है। आइए इसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। अब ग्राफ सबसे पहले देख लीजिए आप, स्कैंडियम सीरीज का, एटरबियम सीरीज का और लैंथेनम सीरीज का, ठीक है। तो इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि जैसे स्कैंडियम सीरीज में आ जाए ग्रीन वाले में, तो फर्स्ट क्या है, एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज किया है, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है। बीच में जाकर के क्या हो गया है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट हो गया है यहाँ तक जाकर के। खासकर यहाँ पर जाकर के देखो तो कांस्टेंट तुमको दिखाई देगा, ठीक है। फिर अचानक कॉपर से इधर जिंक की तरफ, कॉपर से जिंक की तरफ एटॉमिक रेडियस बढ़ गया है। सिमिलरली इन द केस ऑफ जिरकोनियम सीरीज, एटरबियम सीरीज या लैंथेनम सीरीज, उसी तरह से लैंथेनम या आपका एटरबियम सीरीज जो है, दोनों में ही ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसमें दो फैक्टर काम करता है। एक तो हो गया आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, और दूसरा होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दो फैक्टर के चलते ऐसा होता है। ये दोनों फैक्टर कहां पर क्या होगा, आइए नेक्स्ट ग्राफ में आप देखिए। देखिए, ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाइएगा इन पीरियोडिक टेबल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट द नंबर ऑफ शेल्स आर रिमेन सेम, ठीक है। साथ ही साथ उसमें शील्डिंग इफेक्ट यानी कि रिपल्सन बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ जाता है, जिसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी कहते हैं। तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जिसके चलते आपका पूरा का पूरा सिस्टम, हम लोग इसका डी ब्लॉक के एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस कर देते हैं ना। पहला है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा हो गया शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीज करना। तो शुरू में होता क्या है आपका कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट से जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने लगेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है और रिपल्सिव फोर्स कम लग रहा है, तो एज ए होल क्या होगा, श्रिंक करने लगेगा, साइज छोटा हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फिर आपका होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है ना। यहाँ से लेकर के देखिए, यहाँ से जो ब्रैकेट हम दिखलाए हुए हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल ड्यू टू व्हिच द एटॉमिक रेडियस बिकम्स कांस्टेंट, बट after copper to zinc its atomic radius further increases. Why so? Due to increase in shielding effect, due to increase in inter-electronic repulsion. Why there is increase in inter-electronic repulsion between from copper to zinc? Because the number of electrons are so much increased, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर देते हैं, जिसके वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। बढ़ने वजह से क्या होगा, साइज एक्सपेंड कर जाएगा और इस तरह से साइज आपका उसका बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आपका जब यहाँ से जो ये फैक्टर आया, किधर गया मेरा कर्सर, हाँ यहाँ है कर्सर। तो लास्ट में कॉपर से जिंक की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो आपका यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है, मतलब कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन प्रोनाउंस्ड हो जाता है, जिसके चलते एटॉमिक रेडियस फर्दर इंक्रीज कर जाता है। रीजनिंग बेटा इसका ठीक से देख लीजिएगा, मैं तबीयत ठीक खराब होने के बावजूद मैं इफर्ट लगा रहा हूँ ताकि आपका ये पोर्शन खराब न रहे, ठीक है। फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत हो जाए तो फिर जरूर पूछें आप। हाँ, तो इस ग्राफ में और आप ये देख लें, सिमिलरली आपका जो रिमेनिंग सीरीज है उस रिमेनिंग सीरीज में सेम आंसर आपको इसी आधार पर दे देना है। ये फैक्टर मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट, यही दो फैक्टर पर आपको क्या कहा जाता है, आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है, ठीक है। आगे कहीं ना कहीं स्लाइड पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा ही। आपका 3D सीरीज, 3D सीरीज मतलब कि आपका रुक जाइए 4D सीरीज और 5D सीरीज है।
3D सीरीज छोड़िए, 4D सीरीज और 5D सीरीज में आइएगा तो एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट मतलब डिक्रीज करने की टेंडेंसी जो होता है कम हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम होने लगता है। ऐसा क्यों? आंसर कोई दीजिए। चलिए बेटा जी बोलिए। क्या सर? क्वेश्चन था कि एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D series and 5D series is almost same. Why? वो सर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऐसा क्यों है? तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है जी अनुराग? वो सर 4f ऑर्बिटल नहीं आने लगते इसलिए। हाँ, तो उससे क्या होगा? वो सर उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट और कम होगा। पुअर हो जाएगा ना, पुअर हो जाएगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जब पुअर हो जाएगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट ये मतलब एक्सपैंड करने की टेंडेंसी घट जाएगा ना। इसका मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा लगने लगेंगे, श्रिंक हल्का सा कर जाएगा ना। यही वजह है कि आपका यानी कि फर्स्ट सीरीज, सेकेंड और थर्ड सीरीज का एटॉमिक रेडियस जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होने लगता है। तो क्वेश्चन बनता है बेटा, जितना भी सेंटेंस बोल रहा हूं मैं सारा का सारा आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक में आपको ये मिलेगा। तो आंसर आपका बिल्कुल सही था। एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस हम लोग देख रहे थे एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, और वो इंक्रीज करने से द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर पुल्ड क्लोजर टू न्यूक्लियस, जिसके चलते साइज क्या होता है? छोटा हो जाएगा और एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है। इन द मिडिल ऑफ द सीरीज मोर इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन द इनर 3D सबशेल। नहीं, इनर 3D सबशेल में इंटर कर जाता है, जिसके चलते क्या होगा? द इनर 3D इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर फोरेस इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली। ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट आपका काम करने लगेगा। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय फोरेस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज वेरी स्लोली। ओनली ए स्लो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इन दिस रीजन। और जाकर के मतलब कि आपका वो जो न्यूक्लियर चार्ज हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट बीच में जाकर के कांस्टेंट हो जाता है ऑलमोस्ट, जिसके चलते डिक्रीज करने की टेंडेंसी जो होता है घट जाता है। इसलिए हम लोग ऑलमोस्ट सेम बोल देते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सीरीज द स्क्रीनिंग एंड रिपल्सिव इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 3D सबशेल बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर। और रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाने की वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाने की वजह से क्या होगा? एक्सपैंड कर जाएगा, और जिसके चलते आपका क्या कहा जाता है? एटॉमिक रेडियस अचानक कॉपर से जिंक की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, बस बेटा थक गया हूं आज, इतना ही। इसको फिर कल डिस्कस करूंगा। बाय सर। सर टेस्ट में कितना आएगा चैप्टर?